नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री के जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक तुगलक के नेतृत्व में अमीरों ने नसरुद्दीन खुसरो खां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और फिर अंततः गाजी मलिक तुगलक के द्वारा दिल्ली के निकट नसरुद्दीन खुसरो खां को पराजित किया गया। आगे ये भी देखे थे कि खुसरो खां के पराजय के बाद गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सत्ता में आया और फिर इस प्रकार से खिलजी वंश की समाप्ति हो गया और एक नए राजवंश तुगलक वंश का स्थापना हुआ। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तुगलक वंश के क्रम के विषय में। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का नींव रखा गया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता में आता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद तुगलक शाह द्वितीय, इसके बाद अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं खान और सबसे अंतिम में आता है महमूद शाह। महमूद शाह के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया और अंततः भारत इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि तैमूर लंग का सेनापति खिजर खां के द्वारा 1414 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना किया गया जिसका नाम था सैयद वंश। एक एक करके सभी के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के विषय में। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। वह तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक के पास भारी संख्या में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया था सत्ता में आने के समय। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ तुगलकनामा में उसकी उपलब्धियों का समीक्षा भी किया हुआ है। अमीर खुसरो के अनुसार अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था। यानी ये हुआ इसका मतलब कि वह बहुत ही विद्वान था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी था। इसे उपाधि दिया गया था मलिक उल गाजी का। गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई जिसे बर्नी ने रस्मोनियम या फिर कहे तो मध्यम पंथी नीति कहा है। उसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया, साथ ही न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2013 में। प्रश्न था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। Which of the following statement regarding the foundation of Tughlaq dynasty by Ghiyasuddin Tughlaq is not correct? पहला स्टेटमेंट में लिखा गया है सिंहासन रूढ़ होते समय गयासुद्दीन के अधिकार को एकमत से स्वीकृति किया गया था, बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया, बिल्कुल सही है। सल्तनत की स्थिति के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया, ये भी सही है। सल्तनत का खजाना जो उसे एक विरासत में मिला बहुत समृद्ध था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में एक नए शहर का भी स्थापना किया था। उसने सरकारी कर्मचारियों को कर मुक्त जागीरें दिया। 1321 ईस्वी में वारंगल विजय के बाद वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया था। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका संबंध जो है वो अच्छे नहीं था। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तभी दिल्ली आने से पहले औलिया को उन्होंने दिल्ली को छोड़ने का वचन दिया था। तभी निजामुद्दीन औलिया ने एक स्टेटमेंट दिया था हनूज ए दिल्ली दुरस्त, यानी ये हुआ इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वह पहला सुल्तान था जो मानता था कि राजकीय आय में वृद्धि भू राजस्व में वृद्धि द्वारा नहीं बल्कि उत्पादन में वृद्धि द्वारा किया जाना चाहिए। आगे यदि हम बात करें तो जूना खां ने अफगानपुर के निकट लकड़ी का एक महल बनवाया हुआ था। इसी महल में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक विश्राम कर रहा था, तभी अचानक से इसकी छतें गिर जाती है और गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो जाता है। इस विषय में इब्न बतूता का स्टेटमेंट है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। उसे उसके द्वारा बनाया गया एक कब्र में ही दफनाया गया जो कि तुगलकाबाद में स्थित है। इस लकड़ी के महल की अगर बात करें तो इसका शिल्पकार अयाज का पुत्र अहमद था। इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद एक नया सुल्तान बनता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसका मूल नाम जौना खां था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में उसे उलुग खां की उपाधि दिया गया था। वह गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। वह उदार धार्मिक नीति का समर्थक था। प्रशासनिक पदों पर जाति, जन्म या धर्म का विभेद किए बिना योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई।
निम्न कुल के व्यक्तियों और विदेशियों को भी प्रशासनिक पद दिए गए, जैसे कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो सुल्तान की उपरोक्त नीतियों के कारण ही एक और राज्य में योग्य व्यक्तियों की सेवा मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अनेक जो है अयोग्य व्यक्ति भी सुल्तान की उदारता का लाभ उठा करके उच्च पदों पर जा पहुंचे थे, जिसके कारण से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जितने भी योजनाएं लाई गई थी वो सारी योजनाएं विफल हो गया था। इस विषय में बर्नी का स्टेटमेंट है कि सुल्तान द्वारा राज्य के उच्च पदों पर नीच लोगों की नियुक्ति सुल्तान की विफलता का प्रमुख कारण था। मोहम्मद बिन तुगलक की एक अन्य प्रमुख उपलब्धि थी कि धार्मिक एवं न्याय क्षेत्र में उलेमा का प्रभाव समाप्त कर दिया था इन्होंने। हिंदुओं के प्रति उसने उदार और सम्मानजनक नीति अपनाई, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा उन्हें भी प्रशासनिक पद दिए गए थे। हिंदुओं को न तो धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया और न ही उनके मंदिरों को लूटा गया था। ये बहुत ही अच्छी बात था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो हिंदुओं के त्योहारों और उत्सवों जैसे कि होली में मोहम्मद बिन तुगलक जो है स्वयं जाकर के खुशियां मनाता था। हिंदू कवियों और विद्वानों को भी इन्होंने प्राश्रय दिया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जुलाई 2018 में। बर्नी लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ। फिर भी मैंने, यानी कि बर्नी अपने बारे में बोल रहा है, उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वह बहुत सारे मलिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को उच्च पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। ये तो कथन आपका कारण में कहा गया है। सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों की नियुक्ति हो, प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में उन्हें पद पर नियुक्त किया गया। बिल्कुल दोनों ही सही है और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए यदि हम विकल्पों को देखें दोस्तों तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 2 में, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग की शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार है। तो ये स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के स्टेटमेंट के विषय में। तो साधुओं के निवास के लिए इन्होंने जो है धर्मशाला की भी स्थापना करवाया था। जैन विद्वानों जैसे कि जिन प्रभासूरी और राजशेखर को प्राश्रय भी दिया हुआ था। उसके दरबार में धार्मिक संगोष्ठी होती थी जिनमें सभी धर्म के विद्वान सम्मिलित होते थे। राज्य की ओर से बिना किसी धार्मिक विभेद के गरीबों को और निसहायों को सहायता दी जाती थी। इन कार्यों से सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी, परंतु इससे कट्टरपंथी उलेमा वर्ग जो थे वो सुल्तान का विरोधी बन गए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में एक हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में एक मुस्लिम राज्य बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। अकाल पीड़ितों के लिए भी इन्होंने अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। आगे यदि हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक एक नए विभाग का स्थापना किया था और इसका प्रधान अधिकारी को अमीर कोही कहा जाता था। उन्होंने किसानों को तकावी ऋण, जिसे सोंधर भी कहा जाता है, वो देना प्रारंभ किया था। आदिलाबाद किला का भी निर्माण करवाया गया। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अगर देखा जाए तो 5 परियोजनाएं लाई गई थी और ये ऐसी परियोजनाएं थी जो बार बार विफल होती चली गई। जिनमें सबसे पहले दोआब में करारोपण, जैसे ही सत्ता में आया दोआब में कर लगा दिया था 1325 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1326-27 में राजधानी को परिवर्तित कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद। इसके बाद 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाया गया। इसके बाद 1332 ईस्वी में खुरासान अभियान किया और 1333 ईस्वी में कराची अभियान किया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 2 में, बर्नी द्वारा रचित तारीख फिरोजशाही में दी गई मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही क्रम चिन्हित कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्लान्स गिवन इन तारीख फिरोजशाही रिटन बाय बर्नी। खुरासान का प्रस्तावित अभियान, राजधानी परिवर्तन, दोआब में करारोपण, टोकन मुद्रा, कराची अभियान। तो सबसे पहले 1325 ईस्वी में दोआब में करारोपण किया था। इसके बाद राजधानी परिवर्तन किया था। तो 3 के बाद 2
3 के बाद 2 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2022 के शिफ्ट 2 में 13वीं और 14वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण, मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन, इब्न बतूता का भारत आगमन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण प्रयोग और मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा प्रयोग। तो सबसे पहले मार्को पोलो भारत के मालाबार तट पर आया हुआ था 1292 ईस्वी में, तो 2 आएगा। 2 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आप एलिमिनेट करने के लिए भी सीख लो दोस्तों, बहुत ही काम आएगा आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2020 में सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द टोकन करेंसी इशूड बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक? बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई वह तांबा था, बिल्कुल सही है। फरिश्ता का कहना है कि यह कांस्य या फिर पित्तल था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था, जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में लिखा गया था, यह भी सही है। सांकेतिक सिक्कों पर लिखी इबारत को स्पष्ट और पठनीय बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है। तो डी गलत है, केवल ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जनवरी 2017 में यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह यानी कि पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन यानी कि कॉर्निश करता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2018 में कथन में कहा गया कि 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है कि मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया और उसने उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की, नहीं, ये गलत है, केवल ए सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि बात करें तो 1351 ईस्वी में जब ये सिंध विद्रोह को दबा रहा होता है तभी इसका मृत्यु हो जाता है। अब चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक की सभी नवीन परियोजनाएं विफल हो चुकी थी, जिसके कारण से उसके मृत्यु के ऊपर बदायूं का स्टेटमेंट था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक एक विवादास्पद व्यक्ति का सुल्तान था। उसे अंतर विरोधियों का मिश्रण, पागल या फिर विक्षिप्त, आदर्शवादी, रक्त पिपासु, परोपकारी एवं उदार, असफलताओं का बादशाह जैसे उपनामों से भी सुशोभित किया गया है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक सत्ता पर आता है। फिरोज शाह तुगलक के विषय में अगर बात करें तो 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आया यानी कि सुल्तान बना। इसका राज्याभिषेक थट्टा जो कि सिंध में पड़ता है वहां पर करवाया गया। उसका राज्यकाल शांति और सुव्यवस्था का काल माना जाता है। सैनिक अभियानों से अधिक दिलचस्पी उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं जनहित के कार्य करने में लिया था। राज्य का जिन पर कर्ज था उसे माफ कर दिया गया। जन समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। योग्य एवं विश्वास पात्र व्यक्तियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। दंड विधान की कठोरता को कम कर दिया गया। सरकारी पद जो है उसे वंशानुगत बना दिया गया। दिल्ली के पूर्व सुल्तानों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए शुक्रवार की नमाज में उनके नाम का उल्लेख करना आवश्यक बना दिया गया। अपने प्रत्येक कार्यों के लिए सुल्तान उलेमा वर्ग की सलाह पर आश्रित हो गया था। उलेमा वर्ग पर अत्यधिक आश्रित होने से संप्रदायवादी और कट्टरवादी बन गया था ये। दिल्ली के सुल्तानों ने कम से कम अगर देखा जाए दोस्तों तो सैद्धांतिक रूप से ही सही धर्मनिरपेक्ष नीति तो अपनाई थी, लेकिन यदि हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के विषय में तो इन्होंने धार्मिक विभेद की नीति अपनाया था। वह अपने आप को सिर्फ कट्टर सुन्नी मुसलमानों का सुल्तान मानता था। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो जून 2013 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित लेखकों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था? 4 विकल्प दिए गए थे, जियाउद्दीन बर्नी, शमशेद सिराज अफीफ, इब्न बतूता, यहया बिन अहमद सरहिंदी। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी। आगे यदि हम बात करें तो ब्राह्मणों को भी जजिया कर देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बाध्य किया था। अनेक मंदिरों को नष्ट करवा दिया गया और पुराने मंदिर जो थे उनके मरम्मत पर रोक लगा दी गई। उसने मेलों और त्योहारों पर भी पाबंदी लगा दिया था।
साथ ही मुस्लिम औरतों को पर्दा पर कड़ाई से पालन करने के लिए विवश किया गया और उन्हें मज़ारों एवं दरगाहों पर जाने से रोक लगा दी गई थी। काजी और मुफ्ती का जो पद था दोस्तों, जो कि न्यायिक पद है, उसे उलेमाओं के लिए दे दिया गया। अतः अगर देखा जाए तो न्याय पर भी धार्मिक प्रभाव बना रहा। मुसलमानों के लिए मृत्यु दंड पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी और राज्य के खर्च से हज यात्रा शुरू किया गया था। आगे यदि बात करें दोस्तों तो फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 28 करों को समाप्त करके केवल 4 करों को ही जारी रखा था। ये 4 कर थे खुम्स, खराज, जजिया और जक़ात। खुम्स की यदि बात करें तो ये लूटी गई माल हुआ करती थी, यानी कि लूटी गई वस्तुओं। जितने भी सैनिक लूटते थे वस्तुओं को, उनमें से 1/5वां हिस्सा सुल्तान के पास जाता था, बाकी बात सारा सैनिक बांट लिया करते थे। खराज की यदि बात करें तो ये भूमि कर हुआ करता था, ये 1/10वां हिस्सा हुआ करता था उपज का। जजिया की बात करें तो ये गैर मुस्लिम कर था और जक़ात जो एक मुस्लिम आयकर था, जो कि 2.5% लिया जाता था। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्ब के नाम से सिंचाई कर भी लेना प्रारंभ कर दिया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राज्य की आमदनी का सही आकलन करने के लिए ख्वाजा हेमासुद्दीन को नियुक्त किया गया था और उसने राज्य की समस्त आमदनी 6,78,00,000 टंका निर्धारित किया था। कई सारी पुस्तक में 6,78,00,000 लिखा हुआ है और कई सारे पुस्तक में 6,72,00,000। ये दोनों आप लोग को याद करके रखना है दोस्तों। आगे यदि बात करें दोस्तों तो किसानों को उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कृषि योग्य भूमि तैयार करने के लिए ध्यान दिया गया। सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें, झीलें एवं कुएं खुदवाए गए। यमुना और सतलज नदी से नहरें निकाली गई। उनमें सबसे लंबी जो नहर थी वो थी उलूग खानी नहर। यह नहर 150 मील लंबी थी तथा यमुना नदी से लेकर के हिसार तक जाती थी। सिंचाई की सुविधा से कृषि का विकास हुआ और पैदावार में वृद्धि भी हुआ था। फिरोज शाह ने बागवानी पर भी ध्यान दिया। उसने करीब 1200 फलों के बगीचे बनवाए हुए थे। 1,80,000 टंका का वार्षिक आमदनी केवल इस बागवानी से हुआ करता था। इसी प्रकार करीब 36 कारखाने लगवाए गए थे। इससे उद्योग धंधों का विकास हुआ। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान किए गए। उन पर करों का जो बोझ था उसको कम कर दिया गया। फिरोज शाह के प्रयासों से ही मूल्य वृद्धि नहीं हो सका था उसके कार्यकाल में। इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो उसके समय में वस्तु जो थी वो सस्ते हुआ करती थी और जनता भी उस समय खुशहाली थे। आगे यदि बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने सेना का पुनर्गठन भी करवाया था। सेना में अच्छी नस्ल के घोड़े रखे गए। सैनिकों को उन्नत हथियार दिया गया। साथ ही सैनिकों को वेतन के बजाय राजस्व का कुछ हिस्सा दिया गया और ये फिरोज शाह तुगलक के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ। फिरोज शाह ने फारसी भाषा और इतिहास लेखन को प्रोत्साहित दिया। इतिहासकार बर्नी और अफीफ फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। नहरों, सड़कों, पुलों के निर्माण के अतिरिक्त उसने अनेक मस्जिदों, महलों, सरायों, अस्पतालों, मदरसों का भी निर्माण करवाया और नए नगर भी बनवाए। अनेक पुराने भवनों का भी जीर्णोद्धार करवाया। जैसे कि अगर देखा है तो कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिला है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद इत्यादि नए नगर बसाए गए। 2 अशोक स्तंभ, एक मेरठ और दूसरा टोपरा, इन दोनों अशोक स्तंभ को दिल्ली में ला करके स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। अब यहाँ से दिसंबर 2013 में प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? फुतुहात फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, तारीख फिरोज शाही या इनमें से किसी में नहीं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारीख मुबारक शाही। अगला प्रश्न पूछा गया था जुलाई 2018 में, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? Which of the following sultans ordered that Muslim women would not go out of their house or visit tombs outside Delhi? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। सही हो जाएगा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, यानी कि बी और डी। पी और डी केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर दोस्तों। तो इसके समय में दीवान बंदगान नामक एक नए विभाग का स्थापना किया गया था। ये दासों के लिए स्थापित किया गया था। दीवान खैरात भी स्थापित किया गया था। ये महिलाओं और बच्चों के आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था। दीवान इस्तिहाक नाम से एक पेंशन विभाग बनाया गया। दारुल सफ़ा नाम से एक खैराती अस्पताल बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक जो है अपनी आत्मकथा खुद लिखा करता था, जिसका टाइटल था फुतुहात फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग और रोजगार कार्यालय का भी स्थापना किया था। उसने 2 नए सिक्के, एक तो अधल था जो कि जितल का आधा हिस्सा था और दूसरा बीख जो कि जितल का 1/4 हिस्सा था, इसे चलवाया था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ससगानी जो कि 6 जितल के बराबर हुआ करता था सिक्के भी चलवाया था।
अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के विषय में। तो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गया था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का अंतिम प्रभावशाली सुल्तान था। उसके मृत्यु के साथ ही राजवंश का पतन तीव्रता के साथ हो गया था और उसके दुर्बल उत्तराधिकारी राजसत्ता को बनाए रखने में असमर्थ हो चुके थे। कम समय में ही कई सारे सुल्तान जो है सत्ता में आ चुके थे, जैसे कि तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं खां और फिर सबसे अंतिम में महमूद शाह। महमूद शाह के समय में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और इसके कारण से सत्ता इतना ज़्यादा कमजोर हो चुका था महमूद शाह के समय कि तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां ने मोहम्मद शाह से सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है सैयद वंश। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे सैयद वंश के विषय में। दोस्तों आप सबसे उम्मीद है कि वीडियो कैसी लगी जरूर बताना फीडबैक में। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।